हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी डे 7। आज हम टॉपिक करेंगे यूनिट 2 का एक्सटेंशन, दैट इज डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होपफुली स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में डिमांड पढ़ चुके हैं। स्टिल एक बार इसका मीनिंग डिफाइन करते हैं कि डिमांड एक्चुअली में होता क्या है। चार मेन चीजें मिलती हैं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड जो है वो क्वालिफाई किया जा सकता है। चार चीजें कौन सी? सबसे पहला, मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूं, तो पहली चीज मेरे पास क्या होनी चाहिए किसी चीज की डिमांड को फॉर्म करने के लिए? विलिंगनेस। मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूं तो विलिंगनेस होगी तो ही डिमांड फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहली चीज क्या है आपके लिए? विलिंगनेस। अच्छा, अब विलिंगनेस का मीनिंग क्या हुआ? लेट्स जस्ट से कि मैंने आपसे बोला कि मेरा बहुत मन है कि मैं डिफेंडर लूं। अब डिफेंडर 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास विलिंगनेस तो है, लेकिन क्या इस मोमेंट पे मेरे पास उतना अमाउंट है कि मैं उसको खरीदने के लिए पे कर सकूं, खर्च कर सकूं? तो अगर मेरे पास उतनी एबिलिटी भी हो कि मैं चाहता हूं और मैं उसके लिए पे भी कर सकता हूं तो ही डिमांड होगा। सिर्फ किसी चीज को चाहना कि भाई तुम इस चीज को खरीदना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है तो वो आपकी डिमांड नहीं बनती। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? किसी चीज को खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी। अब विलिंगनेस स्टूडेंट हमेशा टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीजों को खरीदने की जो हमारी विलिंगनेस होती है, वांट होती है, वो चेंज हो सकती है। ऐसा आप देखते होंगे कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारी प्रेफरेंसेस कपड़ों को लेके, खानों को लेके जनरली कुछ और होती है। जब थोड़ा सा अडोलसेंस की एज आती है तो वहां पे हमारी कपड़ों की, खाने की प्रेफरेंस अलग हो जाती है। फिर जब हम थोड़ा सा अपने मैच्योर स्टेज में आते हैं, यंग स्टेज में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो बदल जाती है। तो विलिंगनेस हमेशा किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्लियर है? विलिंगनेस हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट ऑफ टाइम पे। वाइल आपकी एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एबिलिटी डिपेंड करती है पर्टिकुलर प्राइस पे, है ना। एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सबसे मेनली प्राइस के ऊपर। कैसे? मैंने बोला विंडोज डिफेंडर में खरीदना चाहता हूं, अगर शायद वो अंडर 50 लाख के आसपास होती तो मैं खरीद लेता, लेकिन अभी उसका प्राइस क्या है? 2.5-3 करोड़ रुपए, एंड दैट इज द रीजन कि मेरी एबिलिटी फॉर्म नहीं हो पा रही। तो जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं स्टूडेंट्स, तब इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप क्या वर्ड क्वालिफाई कर सकते हैं? डिमांड। सो डिमांड इज सिंपली willingness of a commodity, willingness and ability to buy a commodity, okay, at particular price at a point of time। एक समय में आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं और खरीदने के एबल हैं और स्पेंड कर लें तो वो क्या बन जाती है? डिमांड। चलो, तो डिमांड का मीनिंग तो ये हो गया। आगे मूव करते, देखो यहाँ पे तो एक बेसिक चीज देखिए, इसको छोड़ो, डिमांड की डेफिनेशन पढ़ो आप। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ओके, that a consumer is willing to buy। एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है and is able to afford at given prices, और खरीदना चाहता है और अफोर्ड करने के एबल भी है, ओके, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है? कि फिलहाल वो सिर्फ ये देख रहा है कि मैं चाहता हूं और ये प्राइस रेंज, दो ही चीजें देख रहा है कि मैं चाहता हूं और प्राइस, बाकी चीजें फिलहाल वो कंसिडर नहीं कर रहा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजम्पशंस लेके हमें स्टडी करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है इस पर्टिकुलर जगह पे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। सी इफ द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स द कंज्यूमर, इसको छोड़ो क्योंकि ये अभी हमारे डिटरमिनेंट्स की बात है, डिटरमिनेंट में बात करेंगे हम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड दिया है, बट इस पे आने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं। डिमांड तो आपने समझ लिया, अब स्टूडेंट्स डिमांड को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये दो पार्ट कौन से हैं? एक स्टूडेंट्स आपके पास होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक आपके पास होता है मार्केट डिमांड, ठीक है। दो चीजें आपके पास आ गई, एक हो गया इंडिविजुअल डिमांड, एक हो गया मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जब एक कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, तो अगर एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को बाय करने की बात कर रहा है, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो लेट्स जस्ट से कि मैं टैगोर गार्डन की बात करता हूं, तो टैगोर गार्डन में मैं एक शॉप पे गया और मैंने ये शर्ट बाय की। इस शर्ट को छोड़ते हैं, शर्ट तो बहुत डिफरेंट हो सकती है। मैंने क्या किया? मैंने ये पेन बाय किया,
मैं एक कंज्यूमर हूं नितिश, ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर कमोडिटी की मान लो 3 यूनिट्स को बाय किया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। आप में से कोई लेस से कोई एक्स है, वो गया उसने इसकी 2 यूनिट्स को बाय किया, अगेन इट्स योर इंडिविजुअल डिमांड। कोई और है लेस से वाई नाम से, वो गया उसने मान लो 5 यूनिट्स को बाय किया, अब ये भी क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर मार्केट में एक कंज्यूमर कितनी यूनिट से रहा है। इस बात को ध्यान से समझेंगे आप। मैंने बोला एक पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पर्टिकुलर मार्केट। व्हाट डू वी मीन बाय पर्टिकुलर मार्केट? मैंने बात की टैगोर गार्डन की मार्केट की, तो आप सिर्फ टैगोर गार्डन को स्टडी करोगे। उस टाइम पे आप टैगोर गार्डन की मार्केट में जैसे आप में से कोई कनॉट प्लेस रहता है, तो कनॉट प्लेस में इसकी कितनी यूनिट्स आ रही हैं उसे नहीं प्लस करोगे, क्योंकि आप माइक्रो पढ़ रहे हो। माइक्रो में स्टडी का लेवल क्या होता है, बहुत नैरो स्मॉल लेवल पे हम स्टडी करते हैं। तो टैगोर गार्डन में एक कंज्यूमर ने 3 यूनिट ली, एक ने 2, एक ने 5। अब लेकिन टैगोर गार्डन की मार्केट में टोटल इसकी कितनी डिमांड्स हुई, 3, 2, 5 और 5 10 यूनिट्स, दैट इज योर मार्केट डिमांड, है ना। तो इंडिविजुअल मार्केट में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ने कितना खरीदा, वो आपके पास जब प्लस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड। तो इस मार्केट डिमांड में भी मैं सिर्फ टैगोर गार्डन की बात करूंगा, मैं कनॉट प्लेस को, तिलक नगर को, जनकपुरी को, विकासपुरी को, रजौरी गार्डन को इसमें प्लस नहीं करूंगा। दैट इज द आइडिया। सो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, 2 तरीके से हमारी डिमांड जो है वो डिवाइडेड होती है। अब हमारे पास टॉपिक आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी कमोडिटी को बाय कर रहा है तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिनको वो कंसिडर करेगा व्हाइल डिमांडिंग अ कमोडिटी। मतलब अगर आप मार्केट में जा रहे थे वही पेन बाय करने के लिए, ये शर्ट बाय करने या ये वॉच बाय करने के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके, मैंने कहा था थॉट प्रोसेस में साइमल्टेनियसली रन करेंगे व्हाइल बाइंग दैट कमोडिटी। तो मैं अगर कमोडिटी को बाय कर रहा हूं तो उस टाइम पे कौन सी चीजें मेरे दिमाग में चलेंगी, वो चीज हमें समझनी है। दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी, और यू कैन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखो एक बात समझो, अगर ये फैक्टर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए और इनका इंपैक्ट डिमांड कर्व के ऊपर समझ में आ गया, तो आप ये मानो कि इस चैप्टर का आपने 80% तो वैसे ही क्रैक कर लिया, क्योंकि सबसे मेन इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स को समझना और उन डिटर्मिनेंट्स से आपके ग्राफ पे क्या इंपैक्ट आते हैं उसको डिकोड करना ही है। चलो तो आगे मूव करते हैं। अब एक बात समझना, मार्केट डिमांड इज जस्ट नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो अगर मैं सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस कर दूंगा तो मुझे मार्केट डिमांड मिल जाएगी। ये बात तो क्लियर है आपको? अगर ये बात क्लियर है तो इसका मतलब ये भी समझो कि मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड के तो सारे फैक्टर्स होंगे, इंडिविजुअल डिमांड के सारे फैक्टर्स तो मार्केट डिमांड में होंगे होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। इसीलिए जो हेडिंग है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। आप इसे इंडिविजुअल डिमांड भी बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो डिमांड करने से पहले सबसे पहली चीज हमें कौन सी देखता है कंज्यूमर, वो देखता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। आप खुद सोच के देखो, मान लो आप ये शर्ट बाय करने गए थे, आपको ये वाली शर्ट आपको भी पसंद आती, इतनी ही पसंद क्यों ना आती स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपका शॉपकीपर से यही होता, सेल्स पर्सन से यही होता, कितने की है, राइट, है ना। आप समझना इस चीज को। बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जिससे हमारी डिमांड डिपेंड करती है, लेकिन आप भी इस बात को समझते हो इन जनरल सिनेरियो पहला क्वेश्चन जो आप शॉपकीपर से पूछते हो वो यही होता है कि भैया कितने का है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पहली चीज। तो यहां पे एक बात है, देखो यहां पे मैंने सिर्फ थ्योरी में समझाया हुआ है कि प्राइस और डिमांड में किस तरह का रिलेशनशिप है, और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में ज्यादातर देखा जाता है, इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, तो जनरली प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेट करते हैं। दैट मींस कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में देखा जाता है कि बढ़ रहा है, तो उसकी जो डिमांड होती है, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है, वो लगातार क्या होती है, रिड्यूस होती है, राइट। और वाइल अगर किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो रहा होगा, तो आप एक पैटर्न देखोगे कि ज्यादातर लोग उस चीज को बाय कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अफोर्डेबल जोन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप आता है वो कैसा आता है, इनवर्स रिलेशनशिप आता है, राइट। अब इसका हम एक काम करते हैं, इसी पॉइंट को ग्राफिकली समझ लेते हैं। यहां पे मेरे पास 3 सेक्शन है, यहां मैं समझाता हूं आपको। तो मैंने आपसे क्या बोला
कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है स्टूडेंट वो क्या करेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, लोग उसको कम खरीदेंगे, मीन फॉल करेगी, है ना। लेकिन वहीं अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी, राइज करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो उसे ज्यादा बाय करेंगे, राइट। तो ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप आ गया। अब देखो मैंने यहां लिखा प्राइस, यहां लिखा जो भी मेरे पास डिमांड है, और यहां मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट रिमार्क्स। ये क्या है अभी समझाता हूं। एक ना बेस लेके चलते हैं। मैंने माना कि बेस प्राइस वॉज 5 रुपए और 5 रुपए पे जो क्वांटिटी बाय की जा रही थी वो थी 3 यूनिट्स। कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। अब एक कंडीशन लेके चलते हैं कि मेरा प्राइस जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ब्लू है, ब्लू हो जाएगा, ब्लैक लेता हूं। हाँ जी, मेरा प्राइस कम हो गया। बेस कितना था, 5 था, प्राइस क्या हुआ, कम। मान लेते हैं कम होके हो गया 4। क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ गई, 4 से बढ़ के कितनी हो गई, 6। ओके, फिर हमारा बेस कितना था, 5। अब हम एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि प्राइस बढ़ गया। मान लो प्राइस बढ़ के हो गया 6 रुपए। क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, वो कम हो गई। क्वांटिटी थी कितनी, 3, कम होके रह गई 1, है ना। कंडीशन जो हमने पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ी, वो तो यही कह रही है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी एक्सपैंड कर जाएगी, है ना। अब इसमें रिमार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट था वो समझ लेते हैं। ये वाला केस स्टूडेंट जहां पे 5 रुपए पे 3 था, दैट वाज बेस। यहां प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है। क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी कम हुई है। इससे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। और ये वाला केस स्टूडेंट जहां पे आपका प्राइस कम हुआ है और क्वांटिटी बढ़ी है, इसे आप क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। बात क्लियर है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड। अब आ जाते हैं जरा इसके ग्राफ पे कि अगर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को शो करना है तो वो ग्राफ पे शो कैसे होगा। ध्यान से समझना है इस चीज को, है ना प्लीज। तो बेस कितना था, 5 रुपए, मान लेते हैं ये बेस था, और इस पे क्वांटिटी कितनी बाय की जा रही थी, 3। तो 5 पे 3, दैट वाज द बेस। ओके, फिर कंडीशन क्या आई थी कि प्राइस बढ़ गया जी, प्राइस बढ़ के हो गया 6 रुपए, और जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम। तो 6 रुपए पे क्वांटिटी कम होके आ गई 1, राइट। तो जब प्राइस आपका बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, तो क्वांटिटी कम हो गई, 3 से 1 आ गई, है ना। और जबकि दूसरा सिनेरियो क्या था कि आपका जो प्राइस है वो कितना हो गया, 4, और 4 पे आपकी क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई, 6, है ना। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। जो हमने ये पॉइंट्स लिए हैं, जो हमने फिगर्स लिए हैं, उन फिगर्स के बेसिस पे ये हमारे पास कंक्लूजन आया। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे स्टूडेंट्स, ये कलर दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा, कोई नहीं मैं चेंज कर लेता हूं। ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आया, एंड दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। तो अगर प्राइस और डिमांड के केस में ग्राफ बनाया जाए, जब मैं अपनी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लूंगा और वाई एक्सिस पे प्राइस लूंगा, और अगर तब मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा तो स्टूडेंट डिमांड कर्व कैसा बनेगा, वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। बात क्लियर है। मैंने दो चीज में बार बार बोल रहा हूं कि अगर मैं प्राइस वाई पे ले रहा हूं और क्वांटिटी एक्स पे, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनेगा। मान लो स्टूडेंट मैं डिमांड को किसी और वेरिएबल के टर्म में पढ़ूं, लेट्स से इनकम के टर्म में पढ़ूं, तो क्या जरूरी है डिमांड कर्व डाउनवर्ड बने? नहीं। ये बात मैं इसको इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप सीयूटी एग्जाम में जा रहे हो, लेवल थोड़ा हाई आएगा, और उसके बाद ऐसे भी ग्रेजुएशन में एंटर करोगे तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। डिमांड डाउनवर्ड सिर्फ तब बनेगा जब उसको प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाएगा, वो भी जनरल कंडीशन में विदाउट एक्सेप्शन, है ना। अगर आपने डिमांड को किसी और वेरिएबल के रिलेशन में पढ़ लिया, लाइक इनकम के रिलेशन में पढ़ लिया, पॉपुलेशन के रिलेशन में पढ़ लिया, तो शायद डिमांड का ग्राफ कुछ और हो सकता है ना। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर प्राइस ऊपर चला गया था, अप हो गया था, तो ये क्या था, ये था कॉन्ट्रैक्शन। आप देख सकते हो आपका ग्राफ ऐसे था, कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया, एक्सपेंशन, और आप सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन शो कैसे हुआ है, बाय अपवर्ड मूवमेंट, है ना। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कर्व पे शो कैसे हो रहा है, अपवर्ड मूव करके, राइट। वाइल अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जहां पे प्राइस कम हुआ था, तो जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी थी, यहां से बढ़ के यहां तक आई थी, ये कैसे शो हो रहा है, ये शो हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट।
ठीक है, तो मतलब मेरा पूरा का पूरा डिमांड कर्व प्राइस की वजह से दो तरीके से चेंज होगा। कैसे? या तो वो अपवर्ड मूव करेगा या तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। एंड दिस होल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज के तरीके से पढ़ते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट जब हम प्राइस के केस में पढ़ते हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है, प्राइस के घटने से कैसे डिमांड कर्व रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिस इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब मैं प्राइस के रिस्पेक्ट में पूरी की पूरी डिमांड की थ्योरी, उसके चेंजेस को पढ़ता हूं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। व्हाई? बिकॉज डिमांड इज मूविंग इन ईदर टू डायरेक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, राइट, बाय अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो डिमांड का होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। होपफुली पहला डिटर्मिनेंट आपको समझ में आया होगा। और एक बात और, जब आप एक वेरिएबल पढ़ोगे तो आप सिर्फ एक को पढ़ोगे, फिर आप बाकी डिटर्मिनेंट या बाकी वेरिएबल नहीं पढ़ोगे। क्यों? समझाता हूं, देखो समझ में आएगा। लेट्स जस्ट सपोज कि मैंने बोला कि प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम हो जाएगी, और अभी मैं ऐसे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं अपना अलग अलग बच्चों का ओपिनियन लेना शुरू हो गया। मैंने बोला भाई प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। मैंने बाकी किसी भी फैक्टर को अभी कांस्टेंट नहीं माना, कुछ भी नहीं माना, तो मतलब ऑब्वियस है एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड द क्वेश्चन लाइक कि सर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, आपकी बात सही है, लेकिन व्हाट इफ एट द सेम टाइम इनकम बढ़ जाए? तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड वापस बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर मान लो उस एरिया की पॉपुलेशन कम हो गई है ना, लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट करने लग गए, तो अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो डिमांड वापस कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उतने में ही कोई और बच्चा बोले कि सर हो सकता है कि उसके सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो उस मेन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। अब समझो यहां पे हो क्या रहा है, दैट वी हैव स्टार्टेड विद दिस पॉइंट के प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन क्योंकि बाकी सारे फैक्टर इसी सेम कॉन्सेप्ट में मैं अप्लाई करता जा रहा हूं, तो उसकी वजह से मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली किस फैक्टर का क्या रिलेशन आना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि जब आप सिर्फ प्राइस पढ़ोगे तो आप प्राइस पढ़ोगे और बाकी सबको कांस्टेंट मानोगे। जब आप इनकम से डिमांड को पढ़ोगे तो इनकम और डिमांड को पढ़ के बाकी कांस्टेंट मानोगे। जब आप क्या करोगे? जब आप पॉपुलेशन पढ़ोगे तो पॉपुलेशन को पढ़ोगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानोगे। जब आप सब्स्टिट्यूट मतलब रिलेटेड गुड्स को पढ़ोगे तो रिलेटेड गुड्स को पढ़ोगे, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। तो बहुत एक कॉमन सा अजम्पशन है, बहुत बेसिक सा अजम्पशन है, जरूरी भी है, सो दैट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन पे आ सके। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में। स्टूडेंट्स चलो अब क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स के टुवर्ड्स। वो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और बायर्स इन द मार्केट। भाई जो आपकी डिमांड है वो किससे भी अफेक्ट होती है? वो ऑफकोर्स नंबर ऑफ कंज्यूमर से भी अफेक्ट हो जाएगी। आप मार्केट में गए, मार्केट में कितने लोग उसको बाय करने के लिए बैठे हुए हैं, उससे भी तो डिमांड डिसाइड होगा। जैसे आप अगर जो स्टूडेंट दिल्ली के हैं उन्होंने मे बी कनॉट प्लेस, पालिका बाजार मार्केट देखा होगा, जो नहीं है कभी आए होंगे तो आप पता करना, नहीं तो आपके भी जहां भी आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, वहां भी तो कोई ऐसा एरिया होगा जहां पे बहुत बड़ी मार्केट होगी, जहां बहुत लोग आते होंगे, है ना। तो जितने ज्यादा उस एरिया में लोग रहेंगे उतनी ज्यादा मार्केट डिमांड हो जाएगी, लेकिन जितने कम रहेंगे उतनी मार्केट डिमांड क्या रहेगी? कम रहेगी। सो कंज्यूमर्स कितने हैं उससे भी आपके जो डिमांड है वो डिसाइड होगी कि ज्यादा है या फिर कम है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ गया इनकम ऑफ इट्स बायर। ये पॉइंट दोबारा से यहां पे समझते हैं, हमारे पास फ्री स्पेस ये रहा। ओके, अब इनकम ऑफ बायर किस तरीके से डिमांड को इंपैक्ट करता है वो समझते हैं। देखो स्टूडेंट, जैसे ही इनकम दिख रहा है ना आपको, हाँ, जैसे ही इनकम की बात की जाती है ना, तो इमीडिएटली क्या होता है, सामने वाले के दिमाग में ये आता है कि हाँ इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ज्यादातर जब हम इनकम और डिमांड को पढ़ते हैं तो हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को स्टेट करते हैं कि इनकम बढ़ना, डिमांड बढ़ना, इनकम कम होना, डिमांड कम होना। इकोनॉमिक्स भी यही कहता है कि इनकम और डिमांड पॉजिटिवली रिलेट करते हैं, लेकिन
साथ में इकोनॉमिक्स ये कहता है कि ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर डिमांड किस चीज की कर रहा है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय किस चीज की कर रहा है? जो इकोनॉमिक्स है वो कमोडिटी को बेस्ड ऑन कि इनकम के रिलेशन में वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करता है? एक वो कहता है कि भाई जो गुड्स जो कंज्यूमर यूज कर रहा है उसे मैं मान के चलूंगा नेसेसिटी गुड्स, ठीक है। ये स्टूडेंट सिर्फ कौन से केस में एप्लीकेबल है? इनकम के केस में एप्लीकेबल है बस। इसीलिए मैंने उधर पॉइंट को थ्योरी समझाने से पहले आपको प्रॉपर्ली ये चीज समझा रहा हूं कि इनकम के केस में क्या है कि जैसे ही इनकम और डिमांड की बात आएगी आपका दिमाग इमीडिएट काम करना चाहिए आंसर को टिक करने से पहले कि कौन से टाइप ऑफ गुड की बात की गई है। तो इनकम के केस में 3 टाइप से गुड को डिवाइड किया गया है। एक नेसेसिटी गुड बोला गया है, एक इंफीरियर गुड्स को बोला गया है और एक आपके पास नॉर्मल गुड्स बोले गए हैं, ठीक है। 3 तरीके के गुड्स की कैटेगराइजेशन की जाती है इनकम के केस में, नेसेसिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेसेसिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स? इन तीनों चीजों को समझते हैं। नेसेसिटी गुड्स स्टूडेंट्स वो गुड्स होते हैं जिनकी एक सर्टेन लेवल की कंजम्पशन को रीच करने के बाद डिमांड कांस्टेंट हो जाती है। जैसे मान लेता हूं एकदम जीरो से शुरू करते हैं कि कोई पर्सन है अभी मतलब बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली जिंदगी भी उसको पास नहीं अर्न वो कर पा रहा, मतलब बहुत कम इनकम है। तो मान लो वो इनकम महीने की 3000, 4000, 5000 रुपये कमा रहा है, तो जो अपनी मंथली नेसेसिटी कंजम्पशन है वो तो उससे भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो लेट्स जस्ट से कि 5000 वो कमा रहा है, उसमें से वो सारा का सारा अपना कंजम्पशन पे लगाता है कि भाई इतनी रोटी चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतनी दाल चाहिए, इतनी सब्जी चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, क्योंकि 5000 में आप भी जानते हो वो उतनी भी कंजम्पशन नहीं कर पाएगा फैमिली के हिसाब से जितनी उसे करनी चाहिए। तो इनकम अगर बढ़ेगी तो वही आटे की रिक्वायरमेंट, चावल की रिक्वायरमेंट, दाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी। लेट्स जस्ट से अप टू 10 और 12,000, 10 to 15,000 के ब्रैकेट के अंदर वो अपनी नेसेसिटी कंजम्पशन जो हमें स्टेपल गुड्स चाहिए होते हैं अपनी रेगुलर कंजम्पशन के लिए, उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा। तो उस केस में होगा क्या, मैंने आपको क्या समझाया कि थोड़ी इनकम कम थी तो यहां तक डिमांड थी, थोड़ी इनकम बढ़ गई उसने डिमांड थोड़ी बढ़ाई, फिर थोड़ी डिमांड बढ़ाई, फिर थोड़ी बढ़ाई, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते वो उस पॉइंट पे आ गया कि अब उसे डिमांड नहीं बढ़ानी, क्योंकि भाई एक पॉइंट पे आके लेजर से उसकी कंजम्पशन 4 रोटी की है, अब वो 4 रोटी खा रहा है। अब फर्दर इनकम बढ़ेगी तो वो 4 की जगह 8 नहीं खाएगा, उसके घर में महीने का 20 किलो चावल लगता है, तो अब वो 20 किलो चावल ले रहा है, तो उसके बाद वो ऐसा नहीं करेगा कि चलो 50 किलो ला के रख दे, है ना। तो मतलब एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, स्टैटिक, कांस्टेंट। कि अब आप इनकम कितनी बढ़ती रहे, नेसेसिटी गुड के डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा ही होता ना, आपके घर में भी राशन का जो सामान है वो जितना आना है उतना ही आएगा। ऐसा नहीं कि इनकम ज्यादा आ गया किसी मंथ में, किसी जगह से प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो आप राशन ज्यादा ले रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, राइट। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला, हम इनकम के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, तो यहां हम क्वांटिटी लिख रहे हैं और यहां हम प्राइस नहीं लिख रहे स्टूडेंट्स, यहां पे हम इनकम लिख रहे हैं, तभी तो ग्राफ ऐसा बना है ना। चलो, तो ये हो गए नेसेसिटी गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंफीरियर गुड्स अगर वर्ड के हिसाब से जाऊं तो सुनने में ऐसा लगता है कि लो क्वालिटी, जिन गुड्स की क्वालिटी लो होगी उन्हें आप इंफीरियर बोलोगे, बट ऐसा नहीं होता। इंफीरियर डजंट मीन इन इकोनॉमिक्स, ऑफ कोर्स इंफीरियर डजंट मीन लो क्वालिटी। इंफीरियर सिंपली मीन्स आज इनकम लेवल पे आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, अभी करंट इनकम लेवल पे जो भी आपकी कंजम्पशन है वो आपके लिए इंफीरियर बन जाती है। कब? जब आपकी इनकम बढ़ जाए। मैंने ये यूएस पोलो की शर्ट पहनी हुई, करंट इनकम लेवल पे मैंने इस शर्ट को पहना हुआ है और ये कहीं से कहीं तक भी मैं लो क्वालिटी नहीं बोल सकता, हो सकता है इससे भी बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी आती होंगी, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये लो क्वालिटी है, बट एब्सोल्यूट वे में अगर कोई बोले ना तो क्वालिटी ही बेकार है, तो वो नहीं हो सकता, है ना। तो यहां मेरे पास इनकम आ गई, यहां मेरे पास आपकी क्वांटिटी आ गई। अब जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहा, बढ़िया रहा, आप लोगों ने और लोगों को शेयर किया, चैनल चल गया, बढ़िया पैसा आएगा यूट्यूब से, मैं भी कहूंगा चलो अरमानी की शर्ट पहनते, या लेट्स सपोज कि कोई और ब्रांड एलवी की शर्ट पहन लेते, आप समझ रहे हो। तो ये लो क्वालिटी नहीं है, लेकिन इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर उससे और ज्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी पे जाना चाहता है, तो एग्जिस्टिंग जो है उसके लिए वो क्या बन जाता है, इंफीरियर। तो इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जिनकी डिमांड, इनकम अगर बढ़ेगी तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम।
इनकम अगर कम होगी तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लो क्वालिटी नहीं होते। हो सकता है कि किसी पर्सन के पास, मान लेता हूं कि फॉर्च्यूनर ऑलरेडी है, वो फॉर्च्यूनर पे भैया अपना घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर कहीं से कहीं तक लो क्वालिटी नहीं है, फीचर्स कम है एक अलग बात है, बट क्वालिटी लो तो नहीं है। लेकिन अगर वही उस इंसान की इनकम और भी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कहेगा नहीं भाई मैं फॉर्च्यूनर क्यों लूंगा, मैं जैसे मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं तो डिफेंडर में घूमूंगा भाई, मैं तो मेबैक में घूमूंगा, मैं फिर कोई भी और गाड़ी लूंगा। लेकिन उस केस में मेरे को फॉर्च्यूनर, हाँ ठीक है कोई इतना वो नहीं है, बट फॉर्च्यूनर लो क्वालिटी नहीं है। सो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स स्टूडेंट्स सिंपली वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम होती है इनकम के बढ़ने पर। हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे रेदर देन सेइंग कि इंफीरियर गुड्स का मतलब लो क्वालिटी गुड्स। तो क्योंकि एक गुड एक टाइम पे किसी के लिए इंफीरियर भी हो सकता है और एट द सेम टाइम किसी के लिए बहुत लग्जरी भी हो सकता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो लेट्स से के आईफोन 15 चला रहे होंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी तक एंड्रॉइड पे ही हैं। अब आपको आईफोन 15 भी लग रहा है यार मजा नहीं आ रहा, बस पैसा दे दे घर वाले तो 17 ले लूं मैं, आप 17 टारगेट कर रहे हो। लेकिन कोई ऐसा है जो शायद 15-20 हजार का एंड्रॉइड चला रहा है, उसको तो अगर आप 15 भी दोगे तो उसके लिए बहुत लग्जरी हो गया ना, दैट इज द आइडिया। तो 15 कहीं से कहीं तक भी लो क्वालिटी नहीं है, इट्स जस्ट आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप उससे बेटर पे शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज योर इंफीरियर गुड्स। और नॉर्मल गुड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं मीन लग्जरी, वो कोई भी गुड जिसको कंज्यूमर एम करता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इस गुड को एम करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। तो इस केस में जो आपका रिलेशनशिप आएगा स्टूडेंट वो कैसा आएगा, इनकम और डिमांड का पॉजिटिव। इतनी इनकम है इतना डिमांड करेंगे, और इनकम बढ़ेगी और डिमांड करेंगे, और इनकम बढ़ेगी और डिमांड करेंगे। तो यहां पे डिमांड कर्व कैसा बन गया, अपवर्ड स्लोपिंग। तो आप देख रहे हो अभी हमने जो प्राइस के साथ रिलेशनशिप पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को यहीं पे कॉन्स्ट्रेंट कर लोगे कि डिमांड हमेशा डाउनवर्ड होता है तो आपने तो फिर एक तरीके से बाउंडेशन सेट कर दी ना, ऐसा नहीं है। डिमांड डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल होगा, जब हम प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका जो ग्राफ है वो डिफरेंट तरीके से बन सकता है। तो पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा डिटर्मिनेंट्स का वो था प्राइस, फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हमने कौन सा पढ़ा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड आपकी डिसाइड होगी। तो इनकम के केस में तीन चीजें आ गई, नेसेसिटी, इंफीरियर और नॉर्मल गुड। ओके चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की। ओके नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ लेते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कि आपकी जो डिमांड है वो किससे भी डिसाइड होती है, आपकी डिमांड इस बात पे भी डिसाइड होती है कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपके मतलब आपके रिलेटेड गुड का क्या प्राइस है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हम ये बोलते हैं कि जो हमारे गुड होते हैं, जो भी गुड हम लेने जा रहे हैं उस गुड से जनरली दो गुड्स और एसोसिएट करते हैं। एक होते हैं उस गुड के सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, और एक होते हैं स्टूडेंट उस गुड के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको दिखाऊं, ये पूरा बोर्ड और ये जो स्टाइलस है उसका, दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हाथ से लिख नहीं सकता, लेकिन आपको ही पता है हाथ से लिखने में बहुत डिफिकल्टी है। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और आप ये भी समझना कि अगर मैं इस सेम मॉडल से मिलता जुलता स्टाइलस ना मंगा के कोई और स्टाइलस मंगा लूं तो वो काम भी नहीं करेगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होंगे तो ही एक पर्टिकुलर वांट को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बात समझ आ गई, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो गुड्स जो एक साथ यूज होंगे तो ही एक पर्टिकुलर वांट को इफेक्टिव वे में आपके लिए सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट ने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, पॉल्यूशन कराना, कि अगर आप कोई भी व्हीकल लेने जा रहे हो तो आपको इंश्योरेंस और पॉल्यूशन दोनों कराना ही कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया, राइट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं अगर मेरे को वो पर्टिकुलर वांट पूरी करनी है तो। जैसे कि मान लो कि मुझे किसी जगह तक ट्रैवल करना है, एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। अब उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मैं कार से भी जा सकता हूं,
मैं उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, इफ मैंने कहा एक लिमिटेड डिस्टेंस है तो उसको मैं बाइक से भी ट्रैवल कर सकता हूं, क्योंकि वी आर इन दिल्ली तो यहाँ पे मेट्रो फैसिलिटी है, तो हम मेट्रो से भी ट्रैवल कर सकते हैं और हम बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर वांट है दैट आई वांट टू ट्रैवल टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब उस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए मल्टीपल वेज है कि ये वाला मीन्स अगर नहीं है तो इस वाले मीन्स से कर लो, ये मीन्स नहीं है तो इस मीन्स से कर लो, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो दो तरह के गुड्स आ गए स्टूडेंट, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर मैं मार्केट में ये शर्ट देखने गया या ये वॉच देखने गया तो उस टाइम पे मेरे को शॉपकीपर से मैं पूछूंगा कि भाई और भी दिखा दे कोई ऑप्शन, और भी कोई ऑप्शन दिखा दे। तो मैंने मान लो ये वाली वॉच ली, अब इस वॉच के अलावा उसने और भी वॉचेस दिखाई होंगी, हो सकता है इसके अलावा मुझे कोई एक वॉच होगी जो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, मींस इसकी सब्स्टिट्यूट, लेकिन वो होगी और कॉस्टली। तो मेरे को लगा इतनी कॉस्टली क्यों लेनी है, अभी बजट भी नहीं है, तो जो थोड़ी सी सस्ती है और अच्छी भी लग रही है वो ले लूं। तो दोज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हुए? विच कैन बी यूज गुड्स that can be used in place of each other to satisfy a particular want। वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए, उन्हें स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाएंगे एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए, उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड कहेंगे। लेकिन satisfy a particular want when one becomes relatively cheaper, है ना। अब एक बात मैं बोल रहा हूं बहुत से स्टूडेंट होंगे बोलेंगे हमें ये लेना तो ये लेना है, हम तो क्यों ले दूसरा गुड। उस केस में आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और मैंने क्या बोला, अगर मैं फिलहाल थ्योरी को समझना चाहता हूं, बिल्ड करना चाहता हूं और मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पढ़ रहा हूं, तो उस टाइम पे मैं अपनी प्रेफरेंस को कांस्टेंट मान के चलूंगा। अब मैं प्रेफरेंस भी यहीं पे ले आया तो फिर तो बात वही होगी ना, एक साथ आप सारे पॉइंट्स को लेके आ रहे हो। तो फिलहाल हम प्रेफरेंस, प्राइस, इनकम सब चीजें कांस्टेंट रख के सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि अगर दो गुड सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री इन रिलेशन है तो एक के प्राइस से दूसरे की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो ये आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे पास क्या हो गए स्टूडेंट्स, जो क्या होंगे, विच कैन बी यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। जो क्या होंगे, जो एक साथ ही यूज होंगे एक प्रोपोर्शन के अंदर, तभी एक पर्टिकुलर वांट जो है आपकी तरीके से सेटिस्फाई हो पाएगी, तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में स्टूडेंट क्या हुआ कि दूसरे वाली वॉच महंगी थी तो इसकी डिमांड बढ़ गई। मान लो मैंने बोला कि x और y जो है वो क्या है, वो है सब्स्टिट्यूट गुड। तो उस केस में क्या होगा, जब भी प्राइस ऑफ x बढ़ेगा, x लोगों को महंगा लगेगा, तो उस केस में डिमांड ऑफ y लोग बढ़ा देंगे कि भाई x क्यों लेना, y ही ले लेते हैं। वाइल अगर प्राइस ऑफ x कम हो जाएगा तो उस केस में आपका डिमांड ऑफ y क्या हो जाएगा, कम। तो मतलब सब्स्टिट्यूट गुड के केस में एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, मींस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो आपका क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। नाउ व्हाट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, दैट इज वाई क्रॉस प्राइस, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड। वाइल अगर x और y क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर x कमोडिटी का प्राइस आपका इंक्रीज करेगा तो उस केस में डिमांड फॉर y क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो जाएगा। तो लोगों को लगेगा ये तो कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा, तो भाई थोड़ा डिमांड को कम कर लेते हैं इसका, है ना। और अगर प्राइस ऑफ x कम होगा तो डिमांड फॉर y जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लो और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल सस्ता हो जाए, पर यूनिट आपको चार्जेस कम लगने जाए, तो आई थिंक आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा चिल्लाए ना कि पूरा दिन एसी में ऑन करके रखते हो, पूरा दिन एसी में बैठे रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बिल कम आ रहा है। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत महंगा हो जाए, पर यूनिट चार्जेस और महंगे होते जाएं, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी कंजम्पशन कम करोगे, शायद 2 घंटे चला के बंद कर दोगे,
या 1 घंटा चला के ही बंद कर दोगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल महंगा हो रहा है तो जो कंजम्पशन हो रही है यूनिट्स की वो आप कम करोगे, वहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल सस्ता हो जाएगा तो आप कंजम्पशन को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है। आप देख रहे हो एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है। तो यहां पे जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है स्टूडेंट्स वो कैसा है, नेगेटिव। एक में कैसा आया पॉजिटिव, एक में कैसा आया नेगेटिव। तो ये हो गया कि अगर मैं डिमांड कर रहा हूं तो डिमांड करने से पहले मैं हमेशा ये जरूर देखूंगा कि मेरे सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस मार्केट में क्या चल रहे हैं, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस मार्केट में क्या चल रहे हैं, एंड देन आई विल कंक्लूड कि मुझे एग्जैक्टली क्या डिमांड करना है क्या नहीं करना। होपफुली स्टूडेंट ये 3 पॉइंट आपको समझ में आएंगे। मैं अभी 1 मिनट का एग्जाम्पशन आपसे ले रहा हूं कि आप अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा नंबर ऑफ बायर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट, 1 मिनट के लिए उसको अवॉइड करो और 3 पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। आपने 3 पॉइंट मेन कौन कौन से पढ़े, एक आपने पढ़ा स्टूडेंट प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, राइट है ना। एक आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। एक आपने क्या पढ़ा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। 3 चीजें आपने मेन पढ़ी है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जस्ट मैं आपको 5 सेकेंड दे रहा हूं, 5 सेकेंड में ये सोच के बताओ इन तीनों जो मैंने फैक्टर्स मेंशन किए अभी हमने पढ़े क्या रिलेशन है। 1 2 3 4 5। देखो स्टूडेंट इन तीनों में रिलेशन ये है कि ये तीनों फैक्टर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है ना। प्राइस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस होता है और इनकम भी क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस होता है, राइट। तीनों चीजें, इसीलिए इन तीनों में आने वाले चेंजेस को मेजर किया जा सकता है ना। प्राइस कितना चेंज हुआ आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो और एग्जैक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कितना परसेंट चेंज हुआ निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो। इनकम कितने परसेंट चेंज हुई आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो और अमाउंट भी निकाल सकते हो। मतलब इन तीनों का हम क्वांटिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए एक अगला टॉपिक जो इस चैप्टर के बाद ऑलमोस्ट एंड में आएगा उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन तीनों टॉपिक्स को मिला के आपका एक टॉपिक बनता है विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इस बात को स्टडी करता है कि मेरे डिमांड में कितना चेंज आएगा, डिमांड में कितना चेंज आएगा किसकी वजह से, अगर प्राइस में चेंज आए उसकी वजह से, अगर रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आए उसकी वजह से, और इनकम में चेंज आए उसकी वजह से। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, के डिमांड कितनी चेंज होगी कब, जब प्राइस में चेंज आएगा। तो जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस के केस में पढ़ूंगा तो उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के केस में इलास्टिसिटी को पढ़ूंगा तो उसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब इनकम के केस में पढ़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब है कि आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने होंगे, 3, प्राइस, क्रॉस एंड इनकम। तो ये आपको मेन याद करना है। बाकी डिटर्मिनेंट भी चेंज करते हैं डिमांड को, बट उन डिटर्मिनेंट्स के चेंज को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलास्टिसिटी मेजरली आपके 3 पार्ट में आती है। सो होपफुली स्टूडेंट ये तीनों डिटर्मिनेंट्स और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो कीपिंग दैट टिल हियर फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और जो अदर डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के हमारे उनके बारे में, एंड ऑफ कोर्स लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। प्लीज जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उन्हें साथ साथ रिवाइज किया करो, और जो भी नोट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं आप उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हो, वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड भी कर लोगे प्रैक्टिस के लिए जो भी पेपर है। और अगर सीयूटी के बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंक्वायरी करो, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की आपको कोचिंग दी जाएगी। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों कवर किए जाएंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट क्लैट और आईपी मैट की कोचिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो
आप ज्यादा वेट मत करो, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।